मंगलवत्री स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास हिस्ट्री में चैप्टर ले रहे हैं राजा, किसान और नगर। ये रिवीजन में चैप्टर नंबर 2 और इसका हम फर्स्ट पार्ट आज कर रहे हैं। यदि हम इस चैप्टर के नाम पर जाएं तो राजा, किसान और नगर, ये इस बात की ओर इंगित करता है कि प्राचीन भारत में इन लोगों के आपस में क्या संबंध रहे होंगे। यहां हम बात करेंगे 600 ईसा पूर्व से 600 ईसवी के समय की, यानी आज से लगभग 2600 साल पहले भारत के इतिहास की स्थिति क्या थी। हमने अपने पिछले चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो वो स्थान थे जहां पर भारत की प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद एक दूसरी सभ्यता आती है जिसको नाम दिया गया वैदिक सभ्यता, यानी जिस काल में वेदों की रचना हुई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद, इन चारों वेदों की रचनाएं जिस काल में हुई है उसको नाम दिया गया उस काल को वैदिक सभ्यता। हमने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यानी कि विशाल नगर बने हुए थे, बहुत सारी आधुनिक चीजें जैसे सड़कों का निर्माण, ड्रेनेज, पानी की निकासी और स्नानागार और अन्नागार और उनके उद्योग धंधे, उनके शिल्पियां, ये सब हमने पढ़ा था। यानी हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के विनाश होने के बाद, यानी कि बाढ़ आई होगी या सूखा पड़ा होगा, बहुत सारे अलग अलग इतिहासकारों के मत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गए कहां, इनका पतन कैसे हुआ। तो इसमें कई सारे विचार आते हैं, जिसमें आता है कि सिंधु नदी में बाढ़ आ गई होगी तो इस सभ्यता का पतन हुआ होगा, या भूकंप आ गया होगा, या अन्न की कमी हो गई होगी, यानी बहुत ज्यादा आधुनिकता में पड़ गए होंगे ये लोग, जिसके कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। सभ्यता आती और जाती रहती है। यहां पर दूसरी सभ्यता की बात हो रही है, वैदिक सभ्यता। इसको आर्यों के द्वारा बनाई गई सभ्यता भी कहा गया है, यानी जिस युग में, जिस काल में वेदों का निर्माण हुआ वो वैदिक सभ्यता कहलाती है। वैदिक सभ्यता पूर्ण रूप से ग्रामीण थी, यानी कि वैदिक सभ्यता में शहरों का ना मिलना इस बात का द्योतक है कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। कैसे पता लगता है कि इतने साल पुराना 2000 साल पुराने या 2600 साल पुराने या 5000 साल पुराने वो सभ्यता ग्रामीण या शहरी रही होगी। तो देखिए विशेषताएं होती है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी नगर का निर्माण होना, और वैदिक सभ्यता की विशेषता थी ग्रामीण, यानी जो घर होंगे वो कच्ची मिट्टी के बने हुए होंगे, कच्ची ईंटों के बने होंगे, उनकी जो छतें होंगी वो पक्की नहीं होंगी, घास फूस की बनी हुई होंगी, सड़कें कच्ची होंगी, और बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जो ग्रामीण परिवेश में ही किए जाते होंगे, यानी छोटे छोटे उद्योग धंधे होंगे, इसलिए इसको ग्रामीण सभ्यता कहा है। ये सभ्यता का जो काल रहा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा, यानी 600 ईसा पूर्व। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये हमारा राजा, किसान और नगर, ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के 1000 सालों के इतिहास को बताता है। वैदिक सभ्यता के बाद का जो काल आता है वो आता है महाजनपद काल, यानी कि आप इसको ऐसा मान लीजिए कि पहले हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता और उसके बाद महाजनपद काल। महाजनपद को दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, आप महाजनपद को राज्य कह सकते हैं। राज्य आज के परिप्रेक्ष्य में महाजनपद का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट या कमिश्नरी, लेकिन उस समय राज्य को महाजनपद कहा जाता था। और इस समय फिर नगरों का, नए नए नगर बने। एक नगर का नाम आपने कई बार बहुत सारे सीरियल में, बहुत सारी बुक में सुना होगा, और वो नगर था अयोध्या। वो आज भी है। आपने नगर का नाम सुना होगा पाटलिपुत्र, आपने नगर का नाम सुना होगा पांचाल, आपने महाभारत में गांधारी का नाम सुना होगा तो आपको ध्यान में आएगा गांधार, जहां के शकुनी मामा थे। तो ये सारे राज्यों की जो स्टार्टिंग होती है महाजनपद, ये 600 ईसा पूर्व से होती है। यहां हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं महाजनपदों के। इसमें नाम है वज्जी। मैं फिर याद दिला दूं, महाजनपद का अर्थ है राज्य यानी स्टेट। इसमें एक वज्जी था,
मगध था। मैं मगध को बहुत ज्यादा गौर कर रहा हूं, इसके बारे में आपको बाद में बताने वाला हूं। और कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, इसमें फिर आपको ध्यान शायद आ जाएगा पांचाल और द्रौपदी यहां की रहने वाली थी। द्रौपदी यानी कि राजा द्रौपद का इलाका पांचाल कहलाता था, जो आज के समय में उत्तर प्रदेश में बरेली के आसपास का जो इलाका है। कुरु, दिल्ली के आसपास का इलाका, ये कुरु एक राज्य हुआ करता था। मैंने गांधार, आप सोचिए गांधार इस समय प्रेजेंट टाइम अफगानिस्तान में है, यानी अफगानिस्तान की सीमाएं भी भारत का हिस्सा हुआ करती थी। ये हमें इतिहास बताता है। यहां मैंने मगध को गोल किया, मगध को अंडरलाइन क्यों किया? क्योंकि मगध की एक अपनी विशेषता रही है। मगध राज्य इतना बड़ा राज्य रहा है कि उसने अन्य राज्यों पर भी कब्जा किया था। यानी मगध की हम बात करें तो मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य रहा है। आपने नाम सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का, आपने नाम सुना होगा अशोक का। ये सब वो प्रतापी राजा रहे हैं जो मगध साम्राज्य का हिस्सा था। मगध साम्राज्य में ही आपने नाम सुना होगा पाटलिपुत्र का नाम सुना होगा। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी हुआ करती थी। और वर्तमान में जो पाटलिपुत्र है ये आज भी नाम बदलकर है, यानी पटना के आसपास का जो क्षेत्र है, पटना कैपिटल है बिहार की, यहां ये राज्य विकसित हुआ था मगध। इस राज्य की एक खास बात यह थी कि मगध साम्राज्य ने ना केवल अपने को एस्टैब्लिश रखा, बल्कि आसपास के जो राज्य थे जैसे वज्जी हो गए, कौशल हो गए, कुरु हो गए, पांचाल हो गए, इन राज्यों पर भी अपना आधिपत्य जमाया। यानी मगध के विषय में यह कहा जाता है कि महाजनपदों में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली पावरफुल जनपद था वो मगध ही था। हम यहां एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कितने महाजनपद रहे होंगे भारत में उस समय? तो 16 यानी 16 महाजनपद थे। और इन महाजनपदों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया आपका मगध। इसी के साथ मगध के विषय में अन्य जानकारी, मगध किस प्रकार शक्तिशाली हुआ, मगध के पास ऐसा क्या था कि अन्य राज्यों ने उसके सामने सरेंडर कर दिया, ये जानने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, मगध का जो इलाका था पाटलिपुत्र और पटना, ये जंगल से भरा हुआ था। जंगल, तो इसका से क्या फायदा मिला होगा? जंगल से लकड़ियां मिली जिनसे इमारतें बनी, जंगल में हाथी मिले जिनका सेना में प्रयोग किया गया, खादानें, लोहे की खादान इनके पास थी जिससे लोहे के औजार बनाए गए। बंद कर दो। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, आगे पढ़ेंगे कि मगध राज्य की और क्या क्या विशेषताएं थी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।